तो उसके पीछे एक ही कारण है कि दुनिया में कोई भी चीज़ अगर संक्रमित हो रही है, सड़ रही है, तो उसका कारण बैक्टीरिया होता है। तो गाइड आरएनए संपूर्ण डीएनए के विकृत जीन की पहचान करता है, उस खंड की पहचान करता है जो खराब है, और Cas9 प्रोटीन वहीं पर उसे काट देता है। देखो, क्रिस्पर Cas9 क्या करता है, खराब जीन को काटता है, लेकिन GLO-Cas9 में जिस स्थान पर काटा जाएगा डीएनए को या जीन को, उस स्थान पर एक चमक पैदा होगी। लेकिन जब हम जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट करेंगे तो जिन लोगों के डीएनए की संरचनाओं को पढ़ा और देखा जाएगा वो सारे लोग इंडिया के ही होंगे। इस रेफरेंस जीन की अगर हम पहचान कर लें तो हजारों बीमारियों का इलाज हो सकता है, हजारों प्रकार की नई दवाओं का विकास हो सकता है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस की इस नए वीडियो में। प्रज्ञान सीरीज का ये अगला वीडियो। आज हम लोग इसमें बायोटेक्नोलॉजी की चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट या ऐसे जुड़े हुए पहलू जिन पर हम अक्सर चर्चा करते हैं और एग्जाम में उससे संबंधित क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में कुछ बेसिक बातों को समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्पर Cas9 तकनीक के बारे में। आप जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में सबसे नवीनतम और सबसे बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक समय में विकसित हो रही है, यह है क्रिस्पर Cas9। इस पर हम लोग साथ में डीएनए की मरम्मत की प्रक्रियाओं के बारे में भी बात करेंगे कि अगर डीएनए खराब होता है या टूटता है या कटता है तो कैसे वो रिपेयर होगा। बेस एडिटिंग की बात करेंगे, जो कि एक बिल्कुल नवीनतम संस्करण है जीन थेरेपी के अंतर्गत, यानी कि आनुवंशिक बीमारियों के इलाज या डीएनए के खराब हुए हिस्सों को सही करने के संबंध में सबसे खास तकनीक बेस एडिटिंग पर बात करेंगे। क्रिस्पर Cas9 की तुलना में हम बेस एडिटिंग के लाभ को भी देखेंगे, यानी कि क्रिस्पर Cas9 की तुलना करके भी देखेंगे। साथ ही हम क्रिस्पर Cas9 की एक नवीनतम तकनीक जो कि भारत ने ही विकसित की है, यानी क्रिस्पर GLO-Cas9 के बारे में बात करेंगे। साथ में ये देखेंगे कि ये काम कैसे करता है और GLO-Cas9 का महत्व क्या है, क्योंकि ये क्रिस्पर Cas9 की तुलना में ज़्यादा बेहतर मानी जा रही है। इसी पर हम लोग साथ में बात करेंगे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में, और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी इस वीडियो के अंत में रहेगा यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्रिस्पर Cas9 तकनीक के बारे में, लेकिन इस तकनीक में जाने से पहले हमें ये जानना है आखिर इसका उद्देश्य क्या है या ये कौन सी तकनीक है। तो देखिए, जब भी हमारे सामने ये चर्चा का विषय आता है कि हम बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें, तो ये प्रौद्योगिकी हमें ये सिखाती है कि हम किसी भी सजीव के जीन्स में, यानी कि उसके डीएनए के विशेष खंडों में जिनमें कोई गुण इंगित होता है, जिन्हें आप जीन कहते हैं, उन जीन में हम परिवर्तन करें। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा डीएनए है वो कई सारे जीनों को मिलकर बनाया गया एक संरचना है, और जीन्स वह शब्द है जो शरीर में किसी गुण का नियंत्रण करता है। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इन जीन में परिवर्तन करके मनचाहे गुण प्राप्त कर सकते हैं, और अगर विशेष तौर पर हम मानव की बात करें तो इसका उद्देश्य जैविक या आनुवंशिक बीमारियों का इलाज करना है। बहुत सारी बीमारियां हमें अपने माता पिता से रिसीव होती हैं जिनमें डीएनए खराब होता है, और वही विकृत डीएनए बीमारी का कारण। यहाँ पर यह तकनीक उसी विकृत डीएनए को काटकर अलग कर देती है, यानी उस जीन को काटकर अलग कर देती है, और इससे हमारा डीएनए बिल्कुल सही हो जाता है और आनुवंशिक बीमारियों के इलाज का भी लाभ हमें मिलता है। आज हम देखेंगे कि इसमें क्रिस्पर GLO-Cas9 या क्रिस्पर Cas9 तकनीकें दोनों कैसे काम करती हैं। तो पहले आते हैं हम क्रिस्पर Cas9 पर, और इसमें लिखा हुआ ये क्रिस्पर शब्द क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये इसका फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म हमें ये बताता है कि डीएनए की जो पूरी संरचना है उसके कुछ विशेष खंड होते हैं, यानी कुछ विशेष जीन के खंड होते हैं जो संपूर्ण डीएनए में बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। आप डीएनए की संरचना को दाएं या बाएं किसी भी ओर से पढ़ें, आपको दोनों तरफ से एक जैसे दिखाई देंगे। जैसे मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए मैं आपके सामने लिखता हूं मलयालम। मान लीजिए मैं आपके सामने लिखता हूं मलयालम, तो आप इस मलयालम को इस तरफ से पढ़ेंगे तो भी ये आपका मलयालम होगा, और इस तरफ से आप पढ़ेंगे तो भी आपका मलयालम होगा। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इन शब्द को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक वर्ड। पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है जो दोनों तरफ से बराबर पढ़ने में एक जैसे दिखाई देते हों। हमारे डीएनए के भी कुछ विशेष खंड ऐसे ही होते हैं, और इसी तकनीक से हमने इस संरचना का निर्माण किया।
यहाँ पर Cas9 शब्द क्या दर्शाता है, तो ये एक आपका एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है जो डीएनए को किसी विशिष्ट टारगेट साइट पर काटने का काम करता है। यानी ये आपका डीएनए सीजर या मॉलिक्यूलर सीजर डीएनए को काटने की कैंची कहलाएगी। वैसे तो हमारे पास एक और कैंची है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, लेकिन ये कैंची उसकी तुलना में ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये डीएनए को वांछित जगह पर यानी मन चाहे स्थान पर जहां पर केवल विकृत डीएनए होगा केवल उस खंड को काटेगा, अन्य सभी भाग बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे। तो ये क्रिस्पर है और ये आपका Cas9 है, इन दोनों का मतलब। लेकिन हमें ये समझना है कि आखिर इस क्रिस्पर की डिस्कवरी कैसे हुई। तो आप जानते हैं वायरस का एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है और मारता है। आपने अधिकतर सुना होगा कि गंगा नदी के पानी में संक्रमण नहीं होता है या उसका पानी कभी खराब नहीं होता या कीड़े नहीं पड़ते। तो उसके पीछे एक ही कारण है कि दुनिया में कोई भी चीज़ अगर संक्रमित हो रही है, सड़ रही है, तो उसका कारण बैक्टीरिया होता है। गंगा नदी के पानी में बैक्टीरिया तो हैं, लेकिन बैक्टीरियोफेज की मात्रा उससे कहीं ज़्यादा है और ये बैक्टीरियोफेज ही बैक्टीरिया को मारता है। इसीलिए गंगा नदी के पानी को अगर हम भर कर रख दें तो लंबे समय तक वो सुरक्षित रहता है। यहाँ पर उसी तरह से डीएनए को किसी विशिष्ट लक्ष्य पर काटने के लिए Cas9 है, लेकिन इनकी खोज कहाँ पर हुई, तो ये बैक्टीरिया की अनुकूलित प्रतीक्षा प्रणाली यानी एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम से प्राप्त तकनीक है। तो हमने ये देखा कि बैक्टीरियोफेज जैसे बैक्टीरिया को संक्रमित करके उसको मारता है, तो बैक्टीरियोफेज का संक्रमण जब बैक्टीरिया में हुआ तो बैक्टीरिया के प्रतिरोधक प्रणाली ने, इम्यून सिस्टम ने बैक्टीरियोफेज के विपरीत कार्य करना शुरू किया खुद को जीवित बचाने के लिए। ये विपरीत कार्य करने का जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली की जो प्रतिक्रिया है, उसी प्रतिक्रिया से हमें प्राप्त हुआ है क्रिस्पर Cas9। यहां पर एक खास बात है कि ये लक्ष्य डीएनए अनुक्रम की पहचान के लिए गाइड आरएनए का उपयोग किया जाता है। अब ये क्या है, जैसे हम लोग किसी पर्यटक स्थल पर घूमने जाते हैं तो वहां पर हम एक गाइड को हायर करते हैं। वो गाइड हमें उस रास्ते से लेकर जाता है और सारी जानकारी देता है कि देखो यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था। बिल्कुल वैसे ही Cas9 डीएनए को किसी भी स्थान पर काटने की क्षमता रखता है, लेकिन आखिर ये पहचानेगा कैसे कि कौन सा भाग संक्रमित है या कौन सा जीन है जो खराब है और कौन सा भाग है जो सही है। तो हम इस बात की पहचान के लिए इसे एक गाइड आरएनए देते हैं जिसे gRNA कहते हैं। गाइड आरएनए का मतलब आरएनए डीएनए का आधा भाग है, तो हमने उसी आधे भाग को दे दिया एक संरचना के रूप में और कहा कि इसे लेकर जाओ और पूरे डीएनए में इसे लेकर टहलो, और जहां पर ये जाकर चाबी आपकी फिट हो जाए, जहां पर ये आरएनए जिस जगह पर फिट हो जाए, यही वो स्थान है जिसे तुम्हें काट देना है। तो गाइड आरएनए प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। ये लक्षित डीएनए की पहचान करेगा कि डीएनए कहां पर विकृत है, वहीं पर Cas9 प्रोटीन उस डीएनए को काट देगी और विकृत डीएनए हमारे से अलग हो जाएगा। यह है क्रिस्पर Cas9। डीएनए में दोहरी श्रृंखला टूटन, डबल स्टैंडर्ड से उत्पन्न किया जाने वाला भाग आपका जीडीएनए है। यानी कि डीएनए दो धागों की संरचना है, उसी के आधे धागे को अगर हम लेकर दे दें तो ये आपका कौन होगा, गाइड आरएनए होगा। तो गाइड आरएनए संपूर्ण डीएनए के विकृत जीन की पहचान करता है, उस खंड की पहचान करता है जो खराब है, और Cas9 प्रोटीन वहीं पर उसे काट देता है। ये है आपका क्रिस्पर Cas9। तो बिल्कुल जैसे ये देखिए, ये आपका डीएनए है और ये वो जगह है जहां पर हमने लक्षित डीएनए की पहचान की है। यानी यहां पर हमारा दिया गया भाग Cas9 इसको आता है और काट देता है। इसी पर हम देखते हैं कि डीएनए की मरम्मत की प्रक्रियाएं कैसी हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रक्रिया को हम कहते हैं नॉन होमोलॉगस इंड ज्वाइनिंग, यानी जीन को निष्क्रिय यानी डिस्क्रप्ट कर देता है। तो पहला तरीका तो यह है कि जीन है उसको निष्क्रिय कर दिया जाए, तो ये डीएनए की मरम्मत का तरीका है। दूसरा तरीका होता है HDR, जिसको हम कहते हैं होमोलॉजी डायरेक्ट रिपेयर, यानी सटीक जीन को प्रविष्ट कराना। दोनों बातों को आसान भाषा में समझते हैं, मतलब क्या है। पहला तरीका तो यह है कि किसी भी विकृत डीएनए यानी संपूर्ण डीएनए का एक खंड जो खराब हो गया है, संक्रमित हो गया है, उसे काट कर हटा दिया जाए। काट कर हटा दिया जाए तो यह आपका नॉन होमोलॉगस जीन तकनीक है, जिसमें हम जीन को डिस्ट्रप्ट कर देते हैं। दूसरा तरीका यह कहता है कि जिस जीन को हमने काट कर हटाया है उसके स्थान पर एक हेल्दी जीन को अप्लाई कर दिया जाए। तो एक में जीन को काट के सिर्फ हटाया है और दूसरे में हमने जीन को वापस जोड़ा है। अब दोनों को इमेजिन करिए, अगर आपके सामने कोई जीन है और
अपने जीन को बीच से काट दिया, और जब आप जीन को बीच से काटेंगे तो इसके दो खंड हो जाएंगे। कुछ समय के बाद ये दोनों अपने आप विकसित होंगे और जुड़ जाएंगे। ये हमारा पहला तरीका है। और दूसरा तरीका कहता है कि जीन तो हमने काट कर अलग कर दिया, लेकिन यहाँ पर हम एक जीन खुद लाकर जोड़ देंगे। तो ये हैं दोनों रिपेयर की तकनीकें। दोनों से आपको लाभ क्या मिलते हैं? पहला लाभ मिलता है कि सटीकता बहुत अच्छी है, लागत बहुत कम है और पुरानी तकनीकों की तुलना में अधिक तेज काम करने वाली तकनीक है। तो क्रिस्पर Cas9 हमें इन दोनों तरह की सुविधा देता है और ज्यादा सटीकता से कार्य करने की अनुमति देता है। इसी बात को आप यहां पर देख सकते हैं डीएनए के रिपेयर करने की तकनीक को। जैसे यहां पर लिखा हुआ है डैमेज डीएनए, ये दो धागों की संरचना है। ये एरिया है जहां पर ये खराब हो गया है, यानी कि संक्रमित हो गया है। ठीक है, अब अगर ये यहां पर खराब हो गया है तो यहां पर रिपेयर एंजाइम को प्रवेश कराया जाएगा और ये एंजाइम प्रवेश करा करके इसको जोड़ देगा और अंत में हमारा रिपेयर डीएनए कुछ इस फॉर्म में तैयार हो जाएगा। तो डैमेज डीएनए को रिपेयर करने के लिए एंजाइम्स देने का काम भी किसका है? क्रिस्पर Cas9 का। इस तरीके से हम डीएनए को रिपेयर करते हैं। अगला हमारे सामने आता है इससे फायदा क्या है। फायदे में सबसे पहला भाग है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी शब्द का प्रयोग मानव में आनुवांशिक रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, यानी कि ऐसी बीमारियां जो जेनेटिक हैं और जेनेटिक बीमारियों में जो जीन्स खराब होते हैं उनको सही करना। यह हमारा पहला फायदा है जीन थेरेपी। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, जीएम क्रॉप्स। ऐसे ही जैसे हम अपने बारे में बात कर रहे हैं जीन थेरेपी, हम फसलों में परिवर्तन कर सकते हैं जीन का और मन चाहे गुण प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस तरह से किसी मानव में जीन परिवर्तन किया जाता है, खराब जीन को हटाया जाता है, वो जीन थेरेपी कहलाता है। वैसे ही यदि हम पौधों के जीन में अंतर पैदा करें या कोई भी प्रक्रिया करें तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं आनुवांशिक रूप से संशोधित, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ये जीएम शब्द का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड। आज के समय में हम इन तकनीकों का उपयोग मुख्य रूप से कैंसर और सिकल सेल एनीमिया के इलाज में कर रहे हैं और हमने इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त करी है। आने वाले भविष्य में हमारा प्रयास रहेगा, वैज्ञानिकों का प्रयास रहेगा कि हम इस तकनीक को कैंसर के इलाज के लिए और सिकल सेल एनीमिया जैसे बीमारियों के इलाज के लिए लागू कर पाएं। आगे बात करें इसमें क्या चिंताएं और सीमाएं हैं, क्योंकि विज्ञान में हर जगह पर ये जरूर आती हैं। पहला, ऑफ टारगेट म्यूटेशन, अनचाहे उत्परिवर्तन हो सकते हैं। अब एक बात तो तय है कि अगर भगवान ने हमारी बॉडी पर कोई डीएनए संरचना बनाई है जिसमें कोई सूचनाएं हैं, हम तकनीक के माध्यम से उस सूचना को बदल रहे हैं। ये बदलाव हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसान भी दे सकता है। ऐसा हो सकता है कि हुआ परिवर्तन शरीर के लिए कहीं पर फायदा दे, आनुवांशिक बीमारी से तो आपको बचा ले, लेकिन इसके दूसरे कोई दुष्प्रभाव आ जाएं क्योंकि शरीर के लिए वो संरचना नई हो जाएगी। तो ये उत्परिवर्तन हो सकते हैं। और यहाँ पर एक मुद्दा आता है जो नैतिक रूप से हो सकता है, जिसको हम कहते हैं जर्म लाइन एडिटिंग। अब इसका मतलब क्या है? जर्म लाइन शब्द का प्रयोग किया जाता है शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाओं के लिए, यानी कि लैंगिक कोशिकाओं के लिए। यानी जब भी कभी आपके सामने ये शब्द आए तो आप इस बात को याद रखेंगे कि ये शब्द किसके लिए किया जा रहा है? लैंगिक कोशिकाएं। हमारे शरीर में लैंगिक कोशिकाएं जो हैं वो केवल दो प्रकार की हैं, पुरुषों में पाए जाने वाले शुक्राणु और महिलाओं में पाए जाने वाले अंडाणु। या फिर आप ये कहिए कि हम इन दोनों को मिलाकर जिस संरचना को बनाते हैं उसे हम कहते हैं हमारे जीवन की पहली संरचना, जिसको आप कहते हैं जाइगोट, जिससे एक शिशु का निर्माण होता है। अगर ये सारी थेरेपी, यानी आपकी जो जीन थेरेपी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, इन सभी में आप क्या कर रहे हो? डीएनए के टुकड़ों को काट रहे हो, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ रहे हो। और अगर ऐसा कर रहे हो तो इस तकनीक का दुरुपयोग कहता है कि कुछ लोग शुक्राणु में उपस्थित डीएनए में परिवर्तन करेंगे, अंडाणु में उपस्थित डीएनए में परिवर्तन करेंगे, या दोनों से मिलकर बने जाइगोट कोशिका में परिवर्तन करेंगे। यानी कि माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु से बना जाइगोट, और इस जाइगोट के डीएनए को बदलने की कोशिश करेंगे और अपने बच्चे के लिए मनचाहे गुण प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही तो वो भाग है जिससे बच्चे का निर्माण होना है। तो यहां पर अलग अलग तरह के जीन को काटना, अलग अलग तरह के जीन को प्रवेश कराकर नए गुण प्राप्त करने की कोशिश की जाएंगी। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिजाइनर बेबी, यानी बच्चे के डिजाइनिंग करने की पद्धति को लागू किया जा सकता है। जैसे कोई कहेगा मेरे बच्चे की त्वचा का रंग गोरा होना चाहिए, तो डीएनए में गोरा वाला भाग डाल दो।
मेरे बच्चे के बालों का रंग ब्लॉन्ड कलर का होना चाहिए, तो ब्लॉन्ड कलर का जीन डाल दो। मेरे बच्चे की आंखों का रंग हरा होना चाहिए, तो उसमें ग्रीन कलर की आंखों का जीन डाल दो, क्योंकि ये सभी गुण तो हमारे जीन से ही नियंत्रित हैं। तो अलग अलग खंडों के जीन को चुनकर इसमें डालने के प्रयास किए जाएंगे, और ये इसका दुरुपयोग है और डिजाइनर बेबी नैतिकता के अगेंस्ट होगा। इसलिए ये मुद्दा भी इस पर जुड़ा होता है, जर्म लाइन एडिटिंग का। आगे आते हैं बेस एडिटिंग, जो कि ज्यादा खास है, ज्यादा बेहतर मानी जाती है आधुनिक तकनीकों पर। यह जीनोम के संपादन की उन्नत तकनीक है, और इसीलिए इसे हम लोग नेक्स्ट जनरेशन क्रिस्पर कहते हैं, यानी क्रिस्पर की उन्नत पीढ़ी कहते हैं। इसमें डबल स्टैंडर्ड ब्रेक नहीं बनाया जाता, यानी इसमें गाइड आरएनए जैसी कोई सुविधा को बनाने की जरूरत नहीं है। यह केवल एक आधार युग्म सिंगल बेस पेयर को बदल सकता है। तो यहां पर क्या खासियत है, हमारी बॉडी में एक कंडीशन है कि अभी तक हम जो बात कर रहे थे उसमें हम जीन परिवर्तन की बात कर रहे थे, और जीन की एक खास बात होती है कि जीन हमेशा 3 नाइट्रोजन बेस से बनता है। जीन हमेशा 3 नाइट्रोजन बेस से बनता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे अपने डीएनए में एडेनिन जो है थाइमीन से जुड़ता है, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। इस तरीके से अगर एक तरफ ए है तो एक तरफ टी होगा, एक तरफ जी है तो एक तरफ सी होगा, और एक तरफ टी है तो फिर ए होगा। इस प्रकार से 3-3 के जोड़े में जो आपको संरचना दिखाई देगी वो एक जीन है। क्रिस्पर Cas9 इसको काटता है, लेकिन बेस एडिटिंग और खास है। बेस एडिटिंग कहती है कि हम केवल एक को काट सकते हैं, जैसे ए और टी या फिर जी और सी। तो बेस एडिटिंग कहती है कि हम इनमें से केवल एक जोड़े को काट सकते हैं, यानी कि क्रिस्पर Cas9 तकनीक के द्वारा जब हम जीन को काटते हैं तो 3 नाइट्रोजन क्षार के युग्म काटे जाते हैं, लेकिन यहां पर हम केवल एक विशिष्ट भाग को काट सकते हैं। तो ये तकनीक इस तकनीक से भी बेहतर हो गई, क्योंकि यहां हम बड़े खंड को काटते हैं, यहां उससे भी छोटे खंड को काटा जा सकता है। यानी अगर एक जगह पर भी खराबी है तो हम उसे काटकर हटा सकते हैं। ये आपका बेस एडिटिंग का प्रोसेस है। यहां पर लिखा गया है कैसे काटेंगे, तो बेस का परिवर्तन है सी और टी को काट देना, एडेनिन और ग्वानिन को काट देना, क्योंकि यही संबंध होते हैं। तो या तो ये इस जोड़े को काट देगा या फिर इस जोड़े को काट देगा। इसमें संशोधित Cas9 प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि Cas9 प्रोटीन जो है थोड़ी बदल कर उपयोग की जाती है। बस यहां पर खास बात है कि गाइड आरएनए का उपयोग नहीं होता, और गाइड आरएनए को ही कहा जाता है डबल स्टैंडर्ड ब्रेक, यानी कि दोहरे डीएनए से तोड़ा गया टुकड़ा, उसकी जरूरत यहां पर नहीं है। आगे आते हैं, ये आपकी बेस एडिटिंग प्रोसेस है। तो अगर आप बेस एडिटिंग को गौर से देखें तो ये आपका डीएनए है ना। डीएनए में ये वो खंड है जो मान लेते हैं हम खराब है, तो बेस एडिटिंग के द्वारा इसको काटा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए गाइड आरएनए Cas9 में उपयोग होता है, यहां पर उसकी जरूरत नहीं है। अब देखो होता क्या है, जैसे ये ए और टी, जी और सी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला भाग है जो खराब है। तो जो आपका क्रिस्पर Cas9 था वो इस पूरे एरिया को काटता है ना, तो अगल बगल के भी भाग काटे जाते। यहां पर हम केवल इसको काट कर अलग कर देंगे, जैसे हमने इसको अलग कर दिया और यहां पर टी और ए वाला पार्ट जोड़ दिया। तो जो खराब था उसे हटाया, जो सही था उसे जोड़ दिया। इसे बोलते हैं बेस एडिटिंग। ज्यादा सटीक, ज्यादा बेहतर, इसीलिए इसकी तुलना करके हम लोग देखेंगे। तो ये आवश्यक उत्परिवर्तन को कम कर देता है, सटीकता ज्यादा बेहतर रखता है, और चूंकि ये किसी एक बिंदु पर कार्य करता है, इसे हम पॉइंट म्यूटेशन का सुधार कहते हैं। आप जानते हैं पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? वातावरणीय प्रभाव, इंटरनल केमिकल जो हमारे शरीर में बनते हैं, हमारा खान पान, सूर्य के प्रकाश, पराबैंगनी किरणें, इन सभी के कारण हमारे जीन्स में जो परिवर्तन होते हैं वो पॉइंट पर होते हैं, यानी एक छोटे स्थान पर होते हैं। उसी को कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। कई बार उसके कारण हमें कोई रोग भी हो जाता है, तो ये उस प्रकार के छोटे छोटे परिवर्तनों को भी ठीक कर सकता है, और मुख्य रूप से आनुवंशिक रोग का उपचार तो इसमें शामिल है ही। ठीक है, बड़े डीएनए अनुक्रमों को सम्मिलित नहीं कर सकता, यानी इसका काम है बड़े डीएनए को नहीं काटना है, टुकड़े यानी छोटे छोटे पार्ट को काटना है। तो ये इसकी सीमाओं में आता है। अब हम आते हैं भारत के द्वारा विकसित की गई क्रिस्पर Cas9 तकनीक के बारे में। यह तकनीक कुछ खास नहीं, बट क्रिस्पर Cas9 की तुलना में ज्यादा सटीक है। क्यों? देखो, क्रिस्पर Cas9 क्या करता है, खराब जीन को काटता है, लेकिन Cas9 में जिस स्थान पर काटा जाएगा डीएनए को या जीन को, उस स्थान पर एक चमक पैदा होगी।
चमक पैदा होने से हम उसे ज़्यादा बेहतर देख पाते हैं, सटीकता से अपना नियंत्रण रख पाते हैं। बात वैसी ही है कि आप कर रहे हैं एक महीन कार्य डीएनए को काटने का, अगर वहीं पर उजाला उत्पन्न होने लगे तो उजाले की मदद से या चमक के प्रभाव की मदद से आप ज़्यादा सटीकता से परिवर्तन कर पाएंगे। यही है क्रिस्पर ग्लो-Cas9। समुद्र में की गहराइयों में जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, उन गहराइयों में झींगा मछली पाई जाती है जिसके शरीर में खुद से चमकने की सुविधा होती है। अंधेरे में प्रकाशमयी होने की सुविधा, हमने उसी मछली से चमकदार प्रभाव पैदा करने के जीन को निकाला है और क्रिस्पर-Cas9 में उपयोग किया है। तो जब जब तुम डीएनए को कहीं पर काटोगे तो वहां वहां चमक उत्पन्न होगी, जिससे आप नियंत्रण सटीक कर पाएंगे, निगरानी बेहतर कर पाएंगे। तो ग्लो क्रिस्पर-Cas9 क्या है? संशोधित रूप है जिसमें Cas9 प्रोटीन को ओक फ्लोरेसेंट मार्कर से जोड़ा गया है। फ्लोरेसेंट शब्द का मतलब होता है चमक उत्पन्न करने वाले भाग से जोड़ा गया है। ग्लो का अर्थ है Cas9 कोशिका के भीतर चमकता है, जिससे वैज्ञानिक उसकी गतिविधि को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, ज्यादा बेहतर क्रिया को देख सकते हैं। यह जीन संपादन की क्षमता बनाए रखते हुए वास्तविक समय में निम्नलिखित प्रकार के अवलोकन करता है। क्या क्या देख सकते हैं? Cas9 का कोशिका में प्रवेश देख सकते हैं, नाभिक तक कैसे पहुंचा इस प्रक्रिया को देख सकते हैं, और कोशिका में Cas9 के रहने की अवधि पर हम ज्यादा बेहतर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अब चमक प्रभाव के कारण हमें ज्यादा बेहतर निगरानी करने का मौका मिलता है। तो हम कहते हैं ये ज्यादा कंट्रोल्ड तकनीक है। ये है आपका क्रिस्पर-Cas9। तो सेम तरीका गाइड आरएनए हमने दिया, ये आपका Cas9 प्रोटीन है, आकर जुड़ा और इस जगह पर इसने काटा, लेकिन जिस जगह पर इसने काटा वहां पर एक चमक उत्पन्न करी, तो हम ज्यादा सटीकता से देख पाएंगे कि अच्छा ये वो स्थान है जहां पर इसको काटा जा रहा है। ठीक है, ये है डीएनए की पहचान करना, ये है डीएनए को काटना, ये एडिट कर देना, यानी उस भाग को खंड अलग कर दिया है और नया भाग वहां पर जोड़ दें और ये आपका नया डीएनए बनकर तैयार। तो ये है कुल मिलाकर आपके डीएनए को काटने की बेहतर तकनीक। ठीक है, तो ये आपके डीएनए को काटने की बेहतर तकनीक है। यहां पर आप Cas9 प्रोटीन का यूज करते हैं, गाइड आरएनए का यूज करते हैं, ग्लो प्रोटीन का यूज करते हैं जो फ्लोरेसेंट चमक पैदा करे और उस जगह पर हमको एक चमक दिखाई देती है। तो ये है आपका कुल मिलाकर ग्लो Cas9 प्रोटीन का भाग। ठीक है, तो ये है आपका ग्लो Cas9। यह कार्य कैसे करता है? तो Cas9 एंजाइम को फ्लोरेसेंट प्रोटीन से जोड़ दिया गया है, चमकदार प्रोटीन से जोड़ा गया है। गाइड आरएनए Cas9 को लक्षित डीएनए तक पहुंचा देता है। प्रकाश पड़ने पर Cas9 चमकता है, जिससे संपादन का स्थान एवं समय दिखाई देता है कि कितना और कब काटा गया। शोधकर्ता चमक की तीव्रता के आधार पर संपादन की क्षमता एवं सुरक्षा का मूल्यांकन करते हैं, यानी ज्यादा बेहतर सटीकता से हम जान सकते हैं कि ग्लो Cas9 कैसे कार्य कर रहा है। तो हम कहते हैं कि क्रिस्पर-Cas9 भी वही कार्य करता है जो ग्लो Cas9 करता है, बट दोनों में अंतर है। एक में Cas9 कर रहा है कार्य, हमने छोड़ दिया है और वो कर रहा है अपने आप, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर हम Cas9 के कार्य करने को देख पाएं तो हम ज़्यादा सटीकता, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लेकर आते हैं और रियल टाइम मॉनिटरिंग करने का मौका हमें मिलता है ग्लो Cas9 में। तो हम कहते हैं ये सामान्य क्रिस्पर-Cas9 की तुलना में ज़्यादा बेहतर तकनीक है। ग्लो Cas9 का महत्व क्या है? तो ये ज़्यादा बेहतर सटीकता, बाकी सेम बात है। ऑफ टारगेट गतिविधियों की पहचान करता है, संपादन पूरा होने पर Cas9 को हटाने में सहायता मिलती है। वास्तविक समय में निगरानी इसकी खास बात है। पारंपरिक क्रिस्पर-Cas9 की तुलना में गतिविधि को सीधे तौर पर देखा जा सकता है और जीवित कोशिकाओं पर अनुसंधान में उपयोगी हो जाता है, यानी हम इसका उपयोग जीवित कोशिकाओं में ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं क्योंकि कंट्रोल बेहतर है। ये ग्लो Cas9 की कुछ खास बातें हैं। अब आते हैं कि इन सभी की मदद से हम क्या कर रहे हैं। अनुवांशिक बीमारियों का इलाज, जिसे आप जीन थेरेपी कहते हैं। तो जीन थेरेपी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं? तो पहला है सुरक्षित जीनोम एडिटिंग उपचारों पर विकास। हमने क्या क्या विकसित किया? क्रिस्पर-Cas9, फिर ग्लो क्रिस्पर-Cas9 और उसके बाद बेस एडिटिंग। इन सभी की मदद से हम हर उस तकनीक पर काम कर रहे हैं जो जीनोम के उपचार को बेहतर कर सके। वायरल और नॉन वायरल डिलीवरी वेक्टर को बेहतर बनाने में सहायक। वायरल और नॉन वायरल डिलीवरी का मतलब है कि जब भी हम कभी कोई जीन किसी सजीव में प्रवेश कराते हैं तो हमें उसके लिए कोई ना कोई एक वेक्टर चाहिए होता है, यानी कि वाहक। तो यदि हम एक जीन को बाहर से लाकर प्रवेश कराएं,
जैसा कि हम अनुवांशिक परिवर्धित फसलों में करते हैं, तो अनुवांशिक परिवर्धित फसलों में जब जीन बाहर से प्रवेश कराया जाता है तो उसके लिए एक वेक्टर चाहिए होता है, और ये तकनीकें हमें ज़्यादा बेहतर वेक्टर की पहचान करने में मदद करती हैं कि किसके लिए क्या बेहतर। आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने बाहर के जीन को प्रवेश कराया और वहाँ पर किस तरह से हमने वेक्टर पर काम किया। तो ये हम लोग जीन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंतर्गत बात करेंगे। अगला आता है अनुसंधान एवं नियामक महत्व। जीनोम एडिटिंग प्रयोग की पारदर्शिता और पुनरुत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है। क्लिनिकल उपयोग से पहले जैव सुरक्षा के मूल्यांकन में उपयोगी है, यानी कौन सी तकनीक ज़्यादा सेफ है, इन चीज़ों का पता लगाने में भी ये कार्य करता है। तो हम जीन थेरेपी को धीरे धीरे ज़्यादा विकसित कर रहे हैं। अब हम आते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। आप जानते हैं कि सबसे पहली बार मानव के डीएनए में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना, जो कि मेंशन लिखी हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे संपूर्ण डीएनए में लगभग 30,000 से ज़्यादा जीन होते हैं, लगभग 30,000 जीन्स होते हैं, लेकिन उनमें से केवल 2% सक्रिय होते हैं। इन सभी बातों के बारे में जानकारी सबसे पहले अमेरिका के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, और अमेरिका ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक नाम रखा है, एक प्रोजेक्ट का, जिसमें मानव के डीएनए की सूचनाओं को पढ़ा था। भारत भी बिल्कुल उसी तर्ज पर अपने भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, जो कि इंडिया में रहते हैं हमारे वैज्ञानिक, उन्होंने भारतीय लोगों के डीएनए के संरचनाओं को पढ़ने के बारे में सोचा, और उसी पर आता है हमारे सामने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका ने अगर किया है तो उसमें अमेरिकन के लोगों का डीएनए रहा होगा, लेकिन जब हम जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट करेंगे तो जिन लोगों के डीएनए की संरचनाओं को पढ़ा और देखा जाएगा वो सारे लोग इंडिया के ही होंगे। तो भारत के लोगों के लिए भारत के वैज्ञानिकों द्वारा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को किया जा रहा है। भारत की आनुवंशिक विविधता का मानचित्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय पहल है। हम देखना चाहते हैं कि भारत में जो व्यक्ति इंसान रहते हैं उनके जीन में कितने तरह के परिवर्तन और बदलाव अंतर देखे जाते हैं, तो हम इस विविधता को देखना चाहते हैं। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा यह संचालित किया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग 10,000 से अधिक भारतीयों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रम पढ़ने वाले हैं, यानी 10,000 लोगों के पूरे डीएनए को पढ़ा जाएगा और देखा जाएगा कि कहां पर कौन सी चीजें लिखी गई हैं और एक इंसान का डीएनए दूसरे इंसान से कितना अंतर पाया गया है। वैसे तो साइंस में इस बात को कहा जाता है कि सामान्य तौर पर किसी इंसान का जो डीएनए होता है, यानी मेरा, आपका और सभी का डीएनए 99.9% सेम है, क्योंकि आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं। हमारी शारीरिक संरचनाएं, शारीरिक क्रियाओं में ज़्यादातर समानताएं हैं, हम दिखते अलग हैं, बस बाकी सब समान है। और यही वजह है कि 99.9% हमारा डीएनए एक जैसा है, और हमारे और आपके मध्य जो भी अंतर है वो अंतर केवल 0.1% डीएनए के परिवर्तन का है। तो हम इसी बात को समझना चाहते हैं कि आखिर क्या अंतर पाया गया है। इससे संबंधित जिन संस्थानों ने इस प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी निभाई है वो आपका IISc बेंगलोर है, आपका IITS है, और क्रिस्पर की प्रयोगशालाएं हैं, यानी CSIR की कई सारी प्रयोगशालाएं जहां पर जीन एडिटिंग पर काम किया जा रहा है। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो इसका उद्देश्य है भारतीय संदर्भ के जीनोम को इकट्ठा करना, यानी रेफरेंस जीनोम तैयार करना। 10,000 लोगों का जीन पढ़ करके हम ये जान लेंगे इंडिया में पाए जाने वाले इंसानों के जीन में क्या क्या समानताएं हैं। तो एक रेफरेंस जीन तैयार करना जो भारत के सभी इंसानों में समान होगा। इस रेफरेंस जीन की अगर हम पहचान कर लें तो हजारों बीमारियों का इलाज हो सकता है, हजारों प्रकार की नई दवाओं का विकास हो सकता है, और ऐसी दवाएं जो कई सारी गंभीर आनुवंशिक बीमारियों का भी इलाज कर सकती हैं। जनसंख्या विशिष्ट रोगों की पहचान करना, यानी किसी विशेष जनसंख्या में होने वाले रोगों की पहचान, जैसे सिकल सेल एनीमिया आदिवासी समूहों में ज्यादा पाया जाता है। प्रिसीजन मेडिसिन को बढ़ावा, यानी सटीक दवाओं को बनाने में हमारी मदद मिलेगी, तो कई सारे इलाज बेहतर हो जाएंगे। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर को बढ़ावा, यानी कि जो व्यक्ति बीमार है उसी के लिए दवा निर्माण, इसी को बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। अभी तो क्या है कि पैरासीटामोल एक दवा है, बुखार के लिए है, हर किसी को वही खिलाओ। लेकिन फिर इन सब बातों को जानने के बाद जब हम कारण बेहतर जान पाएंगे, एक रेफरेंस जीनोम हमारे पास होगा, तब हम व्यक्ति विशेष के लिए विशेष दवाओं का निर्माण करेंगे जो ज़्यादा सटीक, ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा नियंत्रण उत्पन्न करेंगी। इसके साथ ही
भारत की जैव अर्थव्यवस्था यानी बायो इकोनॉमी को भी सुदृढ़ करना है। यानी भारत जो दवाओं के लिए कई सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, हम भारत में भी उन चीज़ों को बढ़ावा देंगे, खुद से बनाएंगे। तो हमारी अपनी बायो इकोनॉमी को भी बढ़ावा देना हमारा विशेष महत्व है। तो ये सारी जानकारी आज हमने जो पढ़ी, ये हमारे डीएनए आनुवंशिक बीमारियों के इलाज से संबंधित मुख्य प्रकार से 3 तरह की तकनीकों पर आधारित है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें CRISPR-Cas9, उसी का नवीनतम संस्करण है CRISPR-Glo-Cas9 और ज़्यादा सटीक बेहतर रिजल्ट दे रहा है बेस एडिटिंग। तो आधुनिक समय में बेस एडिटिंग को भी बड़ा महत्व दिया जा रहा है। अंत में इस वीडियो के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है और इस अभ्यास प्रश्न को आप पढ़ेंगे और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्लियर है? और ये भी बताइएगा कि आपको इस वीडियो की जानकारी बेहतर समझ में आ गई है, और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी के कुछ और ज़रूरी जानकारी को साझा करेंगे आपके साथ और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।